हेलो एवरीवन, फाइनली आपका टैलेंट टेक्स्ट का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है उसके सॉल्यूशंस का डिस्कशन करना। तो चलिए आज हम क्लास 10th का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि हम पेपर कोड ए का डिस्कशन करेंगे। देखते हैं कि क्लास 10th में कैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस आए थे, क्या उनका लेवल था। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन 1 इज अ 40 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन द फ्लोर एंड इट टेक्स 100 न्यूटन ऑफ फोर्स टू स्टार्ट मूविंग इट एंड 80 न्यूटन टू कीप इट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। यानी कि कांस्टेंट स्पीड में मूव कराने के लिए इसे कितना फोर्स चाहिए होता है? 80 न्यूटन का। ठीक है, 80 न्यूटन का फोर्स इसे चाहिए कांस्टेंट स्पीड में मूव करवाने के लिए। सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि एफ के हमारा 80 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, एंड हमें क्या गिवन है? फोर्स गिवन है, अप्लाइड फोर्स कितना गिवन है? 2 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर 7 हमें अप्लाइड फोर्स गिवन है। 2 इंटू 10 टू द पावर 7 डाइन। ठीक है, तो ये डाइन में है, तो इसे हम क्या करेंगे? न्यूटन में चेंज कर देंगे। 2 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ठीक है, यू नो 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसे चेंज कर देंगे। 2 इंटू 10 टू द पावर 7 -5 क्या होगा? 2। यानी कि अप्लाइड फोर्स हमारा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन। यानी कि नेट फोर्स हमारा कितना होगा? नेट फोर्स हमारा होगा अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो कितना होगा ये हमारा? 200 माइनस 80 यानी कि 120 न्यूटन। ठीक है, तो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा 120 न्यूटन। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक्सलेशन फाइंड करना है। यू नो एफ इज इक्वल टू एम ए। मास हमें कितना गिवन है? मास हमें गिवन है 40 kg। ठीक है, एक्सलेशन फाइंड करना है। ए क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एम। ठीक है, फोर्स हमारा कितना है? फोर्स हमारा है 120 न्यूटन नेट फोर्स है। मास कितना है? मास है हमारा 40 kg। ठीक है, तो हमारा एक्सलेशन क्या होगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। तो हमारा एक्सलेशन कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर के केस में कौन सी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है? जब हमारी इमेज इन्वर्टेड होती है ना, जब हमारी इमेज रियल होती है तो वो क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। ठीक है, जब हमारी इमेज क्या होती है? रियल, तो वो उस केस में इन्वर्टेड होती है। यानी कि उस केस में मैग्निफिकेशन हमारा क्या आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है, तो नेगेटिव के केस में यानी कि ये दोनों हमारे मैग्निफिकेशन कॉन्केव मिरर के केस में पॉसिबल है ना। अगर बात करें जब हमारी इमेज वर्चुअल होती है कॉन्केव मिरर के केस में, तो एक ही केस पॉसिबल ऐसा होता है जिसमें हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। तो उस केस में हमारी इमेज क्या होती है? मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, एंड इरेक्ट होती है। तो इस केस में हमारा मैग्निफिकेशन क्या आता है? ग्रेटर देन 1 आता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन 3 भी हमारा पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तीनों मैग्निफिकेशन हमारे पॉसिबल है। अगर 0.75 की बात करें तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0.75 प्लस 0.75 मैग्निफिकेशन तभी पॉसिबल है जब हमारी इमेज क्या होगी? एक तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड डिमिनिश्ड होगी, है ना। हमारी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगी। तो ऐसा कोई केस पॉसिबल नहीं होता कॉन्केव मिरर में जिसमें हमारी वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बने। सिर्फ वर्चुअल इमेज का एक ही केस होता है जिसमें हमारी एनलार्ज इमेज बनती है। ठीक है, तो उस केस में तो हमारा m ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि वर्चुअल के केस में वर्चुअल और डिमिनिश्ड ऐसी इमेज कॉन्केव मिरर फॉर्म ही नहीं कर सकता। यानी कि मैग्निफिकेशन हमारा 0.75 पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? 0.75 हमारा मैग्निफिकेशन पॉसिबल नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू डी अलोंग द पाथ एज शोन, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 2 मीटर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें 5 मीटर गिवन है, ये हमें 2 मीटर गिवन है, ये भी हमें 2 मीटर गिवन है, हमें गिवन है ए बी सी डी इज इक्वल टू 5, यानी कि ये हमारी 5 है, ये भी 5 है, ए बी सी डी हमारी 5 है। ठीक है, उसके बाद ओ बी ओ सी, यानी कि ये ओ बी हमारा 2 है, ऐसे ही ओ सी हमारा 2 है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होती है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन उसकी ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये वाला होगा। यानी कि ये 5 + 2 यानी कि कितना हुआ हमारा 7 हुआ, ये भी 5 + 2 यानी कि 7 हुआ, तो √7² + 7²। ठीक है, तो क्या होगा ये हमारा 2 × 7² यानी कि 7√2 मीटर। तो इसका हाइपोटेनस यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा 7√2 मीटर। दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम p, मास m, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज इज। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन से चेक करना होगा कौन कौन सा रिलेशन हमारा करेक्ट है ना। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 व्हेन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी को हम कांस्टेंट लें, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट है, यानी कि अगर दो पार्टिकल होंगे तो पहले पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी सेकंड पार्टिकल की भी वही होगी। ठीक है, तो इससे हम हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको m1 v1 × v1 लिख सकते हैं, इसको भी m2 v2 × v2 लिख सकते हैं। यानी कि m1 v1 हमारा क्या हुआ p1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 हमारा p2 हो जाएगा, p2 v2। तो ये केस हमारा करेक्ट है। ठीक है, p1 v1 आ रहा है हमारा जब हमारी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ सेकंड ऑप्शन अगर चेक करें, काइनेटिक एनर्जी सेकंड ऑप्शन में हमारा क्या गिवन है, m कांस्टेंट है। ठीक है, यू नो काइनेटिक एनर्जी का हमारा एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू p1²/2m। m तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, m कांस्टेंट है इसलिए इसको m1 नहीं लिखेंगे, m ही लिखेंगे। ठीक है, तो p1² हमारा क्या हो जाएगा 2m ke1। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी 2 निकालेंगे तो क्या होगा हमारा p2²/2m। ठीक है, तो इस केस में हमारा p2² क्या आएगा 2m ke2। ठीक है, ऐसे ही ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसका रेशियो अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा p1² /p2²। 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, ke1 ke काइनेटिक एनर्जी 2। ठीक है, इससे हमारा क्या इक्वेशन आएगी p1² ke2 इज इक्वल टू p2² ke1। ठीक है, p1² ke2 इज इक्वल टू p2² ke1। ठीक है, दैट इज हमारे सेकंड ऑप्शन में यही गिवन है, ke1 काइनेटिक एनर्जी 1 p2² इज इक्वल टू ke2 p1² व्हेन m इज कांस्टेंट। तो ये भी हमारा करेक्ट है। नाउ थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें, थर्ड ऑप्शन में क्या है, व्हेन p इज कांस्टेंट। ठीक है, व्हेन p इज कांस्टेंट, अगर p हमारा कांस्टेंट है यानी कि मोमेंटम अगर हमारा कांस्टेंट है, तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम दूसरे पार्टिकल के मोमेंटम के इक्वल होगा। यानी कि m1 v1 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा m2 v2 होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो m1 v1 स्क्वायर v1 m2² v2²। ठीक है, दोनों साइड हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाफ इसको हम लिख सकते हैं m v1² × m1 इज इक्वल टू हाफ m2 v2² × m2 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो हाफ m1 v1² क्या है ke1 या m1। ठीक है, ऐसे ही हाफ m2 v2² क्या है हमारा ke2 m2। ठीक है, तो हमारा क्या आया ke1 m1 इज इक्वल टू ke2 m2 व्हेन p इज कांस्टेंट। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे तीनों करेक्ट है। सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑन अ ग्लास प्लेट अ लाइट वेव इज इंसिडेंट
at an angle of 60 degree in air if the reflected and refracted waves are mutually perpendicular. reflected and refracted rays क्या है, एक दूसरे के perpendicular है, यानी कि ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है, ठीक है, ये हमारा ग्लास है, लाइट की रे एयर से इंसिडेंट हो रही है, कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, 60 डिग्री के एंगल पे, यानी कि हमारा इंसिडेंट एंगल क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल है, ठीक है। तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी, हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे हमारी कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे हमारी इधर होगी कहीं, ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है। लाइट रे हमारी एयर से 60 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमारा ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री। अच्छा, हमें ये गिवन है कि ये जो दोनों रेस है, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी 90 के एंगल पे, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये 60 डिग्री हमारा इंसिडेंट एंगल है, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 60 डिग्री होगा, यानी कि अगर ये 60 है तो ये हमारा 90 होता है, तो ये हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये गिवन है कि 90 है, ये अगर 30 है तो ये हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये हमारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा, यानी कि इस केस में हमारा आर क्या आ रहा है, आर हमारा 30 डिग्री आ रहा है, और आई क्या आ रहा है, हमारा 60 डिग्री आ रहा है, आई 60 डिग्री है, आर 30 डिग्री है, क्लियर। सो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, ठीक है। n1 हमारा कितना है, n1 क्या है, n1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, एयर है ना हमारा n1, और n2 हमारा ग्लास है, तो n1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना है हमारा, 60 डिग्री है, ठीक है। n2 हमें फाइंड करना है, साइन आर, आर की वैल्यू हमारी कितनी आई, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, सो हमारा आर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नाउ n2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो साइन 60 अपॉन साइन 30 होगा, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, तो ये हमारी n2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी n2 की वैल्यू क्या आई, √3, यानी कि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा कितना होगा, √3, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज, हमें मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही फाइंड करना था, जो कि हमारा क्या है, √3, ठीक है। सो वी कैन से सेकंड ऑप्शन √3 विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन √3 विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a source of sound of frequency 200 hertz is placed inside water. The speed of sound in water is 1500 meter per second and in air is 340 meter per second. The frequency of sound recorded by an observer who is standing in air is, जो हमारी साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है हमेशा सोर्स ऑफ साउंड पर ही डिपेंड करती है, यानी कि जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ऑब्जर्वर को भी उतनी ही फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी, है ना, ठीक है, ऑब्जर्वर भी उतनी ही फ्रिक्वेंसी रिकॉर्ड करेगा, क्लियर। नाउ हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 200 हर्ट्ज, सो ऑब्जर्वर को भी इतनी ही रिकॉर्ड होगी, ठीक है, ऑब्जर्वर भी इतना ही रिकॉर्ड करेगा 200 हर्ट्ज, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्स, इक्वेटर, सेंटर ऑफ अर्थ अबव दिस अर्थ सरफेस, ठीक है। g क्या होता है हमारा, g होता है हमारा gm/r², ठीक है। हमारी अर्थ क्या होती है, इलिप्टिकल शेप की होती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी इक्वेटर होती है, ये इक्वेटर, ये वाली आर ई हमारा ग्रेटर देन होता है आर पी से, ठीक है। इक्वेटर पे जो रेडियस होती है वो पोल्स पे रेडियस से क्या होती है, वो इक्वेटर पे जो रेडियस होती है पोल की रेडियस से ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली लेंथ हमारी इलिप्स में ज़्यादा होती है, ये वाली लेंथ हमारी कम होती है। तो अगर बात करें आर ई और आर पी में, तो आर ई यानी कि रेडियस ऑफ इक्वेटर हमारी ग्रेटर देन होती है आर पी से, रेडियस ऑफ पोल से, ठीक है। जी इज इक्वल टू gm/r², यानी कि जिसके लिए रेडियस ज़्यादा होगी उसके लिए जी कम होगा, एंड जिसके लिए आर कम होगा यानी कि रेडियस कम होगी उसका जी ज़्यादा होगा। तो हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, यानी कि जिसके लिए आर कम होगी उसी के लिए जी ज़्यादा होगा। तो आर कम किसकी है, आर की वैल्यू कम पोल्स पर है, ठीक है। तो आर पी हमारी लेस होती है, ठीक है, आर ई के कंपैरिजन में। तो आर पी अगर हमारा लेस है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, gm/r²।
जी एम अपॉन आर पी स्क्वायर। तो आर पी हमारा लेस देन है तो जी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि पोल्स पे जी की वैल्यू ग्रेटर देन होती है, क्योंकि पोल्स पे हमारी रेडियस इक्वेटर के कंपैरिजन में कम होती है, यानी कि जी की वैल्यू पोल्स पर हमारी मैक्सिमम होती है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, मास। अच्छा, इसमें जो यूनिट्स गिवन है कॉलम सेकंड में, तो हमें जो कॉलम फर्स्ट में है हमें डेटा गिवन है, उनकी जो यूनिट होती है उन्हें कॉलम सेकंड से मैच करना है। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम की यूनिट होती है हमारी, मोमेंटम हमारा क्या होता है, एम वी होता है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, ए का हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ना अगर बात करें फोर्स की, फोर्स हमारा क्या होता है, एम ए, तो फोर्स की यूनिट हमारी क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इसका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ना अगर सी की बात करें, सी क्या, एक्सलेशन, एक्सलेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सी का हमारा क्या होगा, फोर्थ। ठीक है, मास, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, यानी कि डी का हमारा क्या होगा, सेकंड। नाउ वी कैन चेक दी ऑप्शंस, ए का थर्ड है हमारा, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड, सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An object of height h is placed at a distance f from a convex mirror, where f is focal length of the convex mirror. What will be the height of the image formed? ठीक है, हमें क्या गिवन है, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें इमेज फोकल f डिस्टेंस पर रखी हुई है, यानी कि u हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एफ, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है f डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो u हमारा माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, यानी कि एच आई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड हमें क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें एच गिवन है। ठीक है, नाउ हम ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, u हमारा क्या है, u हमारा माइनस है। ठीक है, तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर प्लस हो जाएगा, 1/f प्लस 1/f यानी कि 2/f। ठीक है, तो हमारी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, f/2। नाउ मैग्निफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं हम v/u। ठीक है, v हमारा कितना है, f/2 है, मिरर है तो ये माइनस v/u होगा। ठीक है, माइनस f/2, u की वैल्यू हमारी माइनस f है, f से f कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, नाउ मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, hi/ho भी होता है, मैग्निफिकेशन हमारा 1/2 आया है। हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी h है। ठीक है, तो एच आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो क्या हो जाएगी, h/2। सो वी कैन से हाइट ऑफ इमेज विल बी h/2। सो थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ पार्टिकल हैज जीरो एक्सेलरेशन इट मीन्स, अगर किसी पार्टिकल का जीरो एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। यस, अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, यानी कि उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो जीरो एक्सेलरेशन इस केस में पॉसिबल है, तो ये हमारा करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं, पार्टिकल्स मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसमें कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज होती है, तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा, तो इस केस में हमारा जीरो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये इनकरेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट, पार्टिकल में बी एट रेस्ट। यस, ये हमारा वही फर्स्ट वाला है, पार्टिकल रेस्ट में होगा। और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यस, अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो ये हमारा पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बोथ 1 एंड 2, 2 तो हमारा इनकरेक्ट है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। सो जो ये हमारा फर्स्ट वाला है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो ये हमारा थर्ड में ही कंबाइंड है, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी भी हमारा करेक्ट है, सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल due to the earth has a magnitude fb, and that acting on the earth due to the ball has a magnitude fc। then ठीक है, हमें क्या गिवन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल ड्यू टू द अर्थ, यानी कि अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रही है बॉल पे वो कितना है, fb। जो फोर्स अर्थ अप्लाई कर रही है बॉल पे वो हमारा fb है, एंड जो बॉल अप्लाई कर रही है अर्थ के ऊपर वो हमारा क्या है,
वो हमारा है एफ सी, ठीक है, एफ ई है, ठीक है, ठीक है। तो अगर बात करें कि इसमें से हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, यू नो दैट इज एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि जो फोर्स अर्थ बॉल पे अप्लाई कर रही है और जो फोर्स बॉल अर्थ पे अप्लाई कर रही है वो दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। सो वी कैन चेक दी ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमें इक्वल दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स मिरर of focal length f is immersed in a liquid mu is equal to 4/3. The focal length of the mirror in liquid will be, you know, जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, वो किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि जो फोकल लेंथ होती है हमारी विल बी डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ हमेशा हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है, मीडियम के चेंज होने से फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि जो इनिशियली उसकी फोकल लेंथ थी एफ, ठीक है, अगर इसको हम लिक्विड के अंदर इमर्स कर देंगे तो उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। सो वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ साउंड वेव इज प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मीडियम एट अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। द डिस्प्लेसमेंट टाइम graph of the wave is shown alongside. Based on the graph, calculate the wavelength of this sound wave. ठीक है, हमें एक साउंड वेव गिवन है, इसकी हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है। और जो ये हमें साउंड वेव गिवन है ये किसके बीच में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये। अच्छा, इसकी अगर बात करें हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो एक वेव कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड होता है। यानी कि इसकी एक वेव कितनी देर में कंप्लीट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होके इसकी एक वेव यहाँ से स्टार्ट होके इसकी वेव एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में हमारा ये कहाँ कितनी डिस्टेंस है, ये कितना टाइम है, ये 2। अच्छा, ये हमारा क्या गिवन है, माइक्रो सेकेंड्स में, ये हमारा टाइम माइक्रो सेकेंड्स में गिवन है, ठीक है। तो एक वेव कंप्लीट होने में टू माइक्रो सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है, एक वेव कंप्लीट होने में 2 माइक्रो सेकेंड्स लग रहे हैं हमारे, ठीक है, 2 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइक्रो सेकेंड्स, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स, ठीक है। एक वेव कंप्लीट होने में हमारे 2 माइक्रो सेकेंड लग रहे हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स, यानी कि एक वेव कंप्लीट करने का टाइम, यानी कि टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। यू नो v इज इक्वल टू n लेमडा होता है, ठीक है, एंड जो फ्रिक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमें गिवन है कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो इधर हम पुट कर देंगे, हमें लेमडा फाइंड आउट करना है, लेमडा हमें फाइंड आउट करना है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन n, ठीक है। v हमें कितना गिवन है, स्पीड, स्पीड हमें कितनी गिवन है, 1500, 1500 हमें स्पीड गिवन है, एंड फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी है, 1/2 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 1500 इंटू ये अपॉन में, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये 3000 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ये पावर -6 से ये पावर 3 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं, इसको -6 + 3 यानी कि -3 पावर हो जाएगी, तो 3 इंटू 10⁻3 मीटर हमारी वेवलेंथ आ रही है। क्लियर, 3 इंटू 10⁻3 वेवलेंथ होगी। क्लियर, सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, 3 इंटू 10⁻3 मीटर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A person can see at a minimum distance of 5 meter and a maximum distance of 25 meter. Suggest corrective lens for this person. ठीक है, पर्सन क्या है, 5 मीटर की मिनिमम डिस्टेंस तक देख सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है उसकी 25 मीटर, यानी कि ये उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है, यानी कि ये उसका क्या है, फार पॉइंट है, ठीक है, जो कि इन्फिनिटी से शिफ्ट होके 25 पर आ गया है, और 5 मीटर उसकी क्या है, उसका नियर पॉइंट है, ठीक है, जो कि 25 सेंटीमीटर शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यानी कि ये 5 मीटर क्या है उसका फार पॉइंट है, सॉरी 5 मीटर उसका नियर पॉइंट है एंड 25 मीटर उसका फार पॉइंट है। नाउ हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
फर्स्ट केस में जब उसका फार पॉइंट 25 मीटर है, तो u तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है, एंड v हमारा 25 होगा। ठीक है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -25 माइनस 1 अपॉन यू की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, -25 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 अपॉन एफ, यानी कि फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, -25 मीटर। ठीक है, सो पावर क्या होगी, पावर हमारी होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी कि -25 यानी कि 0.04 डायोप्टर। तो इस केस में हमारी पावर क्या होगी, यानी कि मायोपिया के लिए, मायोपिया के करेक्शन के लिए उसको -0.04 डायोप्टर के करेक्टिव लेंस यूज करने होंगे। क्लियर। नाउ अगर नेक्स्ट हम चेक करते हैं उसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। 5 मीटर के लिए अगर हम चेक करें तो क्या होगा हमारा, 5 मीटर के लिए अगर हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो वही 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होगा हमारा। ठीक है, तो इस केस में हमारा u क्या होगा, u हमारा होगा 0 पॉइंट कितना होगा हमारा u भी हमें लिखना है। ठीक है, u की वैल्यू u हमारा होगा, एक मिनट, u हमारा 0.25 मीटर होगा एंड v -0.25 मीटर होगा, u हमारा -0.25 मीटर, v क्या होगा -5 मीटर। ठीक है, -5, ठीक है, -0.25। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 100 यानी कि -1 अपॉन 5 प्लस 4 हो जाएगा ये। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, नाइनटीन अपॉन 5। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन एफ की वैल्यू हमारी क्या आई, 19/5, तो एफ की वैल्यू 5 अपॉन 19 मीटर होगी हमारी। ठीक है, तो पावर क्या होगी हमारी 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी कि 1 अपॉन एफ की वैल्यू हमारी 19/5 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 5 3 जा 15 5 8 3.8 डायोप्टर, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए उसको 3.8 डायोप्टर का लेंस यूज करना होगा। क्लियर। सो वी कैन से एक तो उसको -0.04 डायोप्टर का करेक्टिव लेंस यूज करना होगा मायोपिया करेक्शन के लिए, है ना, जो कि क्या होगा हमारा, मायोपिया के लिए हम कॉन्केव लेंस यूज करते हैं ना, और 3.8 डायोप्टर का उसको कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होगा हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए। ठीक है, सो -0.04 डायोप्टर हमारा फर्स्ट केस में आया था। ठीक है, और सेकंड केस में हमारा 3.8 डायोप्टर आया, सो सेकंड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये हमारे 12 अक्टूबर के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ ग्रेविटेशनल field is present in a region. A point mass is shifted from A to B from different paths shown in the figure. If W1, W2 and W3 represent work done by gravitational force for respective path, then तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ये हमें चेक करना है। ठीक है, इसमें हमें पाथ फर्स्ट गिवन है, पाथ फर्स्ट हमारा ये वाला है। ठीक है, एंड पाथ सेकंड ये वाला है, एंड पाथ थर्ड हमारा ये वाला है। ठीक है, सो यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो जो इसमें वर्क डन होता है वो पाथ पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, यानी कि तीनों पाथ में हमारा वर्क डन सेम होगा, यानी कि तीनों केसेस में हम किसी भी पाथ से जाएं हमारा वर्क डन सेम होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर, तो तीनों केसेस में तीनों पाथ से जाने पर हमारा वर्क डन सेम होगा, सो वी कैन से W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 होगा। क्लियर, ठीक है, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, सो इसी के साथ हमारा पेपर कोड ए का डिस्कशन खत्म होता है। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे, मैक्सिमम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, मैक्सिमम आप स्कोर करेंगे। थैंक यू।